हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ओमेगा क्लासेस। दोस्तों, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 12 के एसी सर्किट चैप्टर का एसी वोल्टेज अप्लाइड टू एन इंडक्टर टॉपिक। ठीक है, इससे पहले हमने पढ़ा है एसी जनरेटर क्या होता है, वो जो जनरेटर आउटपुट देता है हमें ईएमएफ क्या देता है, करंट क्या देता है, एवरेज वैल्यू, आरएमएस वैल्यू, और उसके बाद में हमने पढ़ा था एसी वोल्टेज अप्लाइड टू रेजिस्टर। ठीक है, उसका थोड़ा रिविजन हम कर लेते हैं। ये जो था एसी वोल्टेज E इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी, इतना हमने अप्लाई किया था। ठीक है, और बाद में हमको I मिला था, वो था I0 साइन ओमेगा टी, और जो I0 था हमारा वो था E0 अपॉन R। ठीक है, पिछले वीडियो में हमने देखा था। तो इसमें हमने देखा था क्या E0 जो है उसका जो एंगुलर फंक्शन मतलब जो साइन है वो है साइन ओमेगा टी, और यहाँ पे भी है साइन ओमेगा टी। इसमें भी ओमेगा टी, नीचे भी ओमेगा टी। ठीक है, तो हमने पढ़ा था कि करंट और ईएमएफ दोनों क्या होते हैं, दोनों इन फेज होते हैं, मतलब उन दोनों के बीच में कोई भी फेज डिफरेंस नहीं होता है। और इन फेज का मतलब क्या होता था, जब ईएमएफ अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे रीच होगा तब भी करंट भी अपने मैक्सिमम वैल्यू पे रीच होगा। जब ईएमएफ अपनी जीरो वैल्यू पे रीच होगा तब भी करंट भी क्या होगा, जीरो वैल्यू पे रीच होगा। मतलब दोनों अच्छे से सिंक्रोनस बिहेवियर उनका चल रहा है। ठीक है, लेकिन अभी हमने रेजिस्टर हटा दिया है और रेजिस्टर की जगह पे क्या लगा दिया है, इंडक्टर लगा दिया है। तो रेजिस्टर ईएमएफ एंड करंट इन दोनों के बीच में कोई फेज डिफरेंस इंट्रोड्यूस होता है क्या, वो हम देखेंगे। जो रेजिस्टेंस था हमारा और रेजिस्टेंस कुछ भी फेज डिफरेंस इंट्रोड्यूस नहीं करता था। ठीक है, लेकिन अभी ईएमएफ इंडक्टर हमारे जो एसी ईएमएफ है और जो एसी करंट इसमें से फ्लो होगा, किसी इंस्टेंट का बोल रहा हूं, किसी इंस्टेंट पे मान लो आई जितना करंट फ्लो हो रहा है, वो फ्लो होने वाला करंट और ये जो अप्लाइड ईएमएफ है उनमें कुछ फेज डिफरेंस होता है क्या, वो हमें देखना है। और एक नई टर्म हम पढ़ेंगे जिसका नाम है इंडक्टिव रिएक्टेंस। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं। हमने क्या करा है, एक इंडक्टर यहाँ पे लगा दिया है, ये है प्योर इंडक्टर। प्योर इंडक्टर मतलब ऐसा इंडक्टर जिसका हम रेजिस्टेंस जो है, उसका रेजिस्टेंस जो है और रेजिस्टेंस क्या मान के चलते हैं, जीरो। वैसा होता नहीं है। ये इंडक्टर जो है ये क्या होता है, सिर्फ एक कॉइल होती है, कॉपर की कॉइल होती है, सोलेनॉइड की तरह। ठीक है, सोलेनॉइड की तरह एक कॉपर की कॉइल होती है। हर मटेरियल को कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है, लेकिन हमको अभी जो स्टडी करना है और स्टडी करना है प्योर इंडक्टिव सर्किट। मतलब सर्किट में सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, इंडक्टर होगा। तो इसलिए इस कॉइल का रेजिस्टेंस हम क्या मान के चलेंगे, जीरो मान के चलेंगे। इस कॉइल की वैल्यू जो है वो है एल। एल मतलब इंडक्टेंस। ठीक है, रजिस्टर के पास रेजिस्टेंस होता है, इंडक्टर के पास इंडक्टेंस होता है, जिसको हम डिनोट करते हैं एल से। हमने इंडक्टेंस पढ़ा है, सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस टॉपिक में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर में। ठीक है, अगर वो वीडियोस देखे नहीं है तो जरूर देखना, आपको हेल्प होगी, यहाँ पे लगेंगे वो। तो इस इंडक्टर का हम रेजिस्टेंस जीरो मान के चलते हैं। तो ये जो है ये कौन सा सर्किट हो जाता है, ये प्योर इंडक्टिव सर्किट हम उसको बोलेंगे। ठीक है, सर्किट में सिर्फ और सिर्फ क्या है, सप्लाई है और सॉरी और क्या है, आपका इंडक्टर लगा हुआ है, बाकी कुछ नहीं। ठीक, तो जैसे ही ये की जो है ये की क्लोज होगी, ठीक है, इसमें से करंट फ्लो होना चालू हो जाएगा सर्किट में। सर्किट में जैसे ही करंट फ्लो होगा, सर्किट में कौन है आपका, इंडक्टर मतलब कॉइल है। इस कॉइल के अंदर करंट फ्लो होने लग जाएगा। अब याद करो, जब किसी कॉइल के अंदर करंट फ्लो होने लग जाता है तो उस करंट की वजह से इस कॉइल के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है। ये कॉइल खुद उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, अपने उसने खुद ही प्रोड्यूस करी है वो फील्ड, और वो भी उस फील्ड के अंदर खुद भी आ जाती है। सही है, ये जो ईएमएफ है हमारा, ये है साइनोसॉइडल, मतलब टाइम के हिसाब से उसकी वैल्यू भी चेंज हो रही है, उसकी पोलैरिटी भी चेंज हो रही है, एक सेकंड में 50 बार। ठीक है, 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी। तो ये जो इधर मैग्नेटिक फील्ड है उसका भी डायरेक्शन वगैरह चेंज होगा, उसका भी वैल्यू चेंज होगा, कम ज्यादा होगा उसका इंटेंसिटी। तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज होगी, उसकी वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स भी चेंज होगा उसकी वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स भी चेंज होगा, क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू बी अपॉन ए।
बी चेंज हुआ मतलब मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुई तो फ्लक्स चेंज होगा। तो अभी क्या है, ये जो कॉइल है अपनी, ये कॉइल मतलब एक इंडक्टर, ये क्या है, चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स है उसके अंदर, ठीक है। देयर इज अ चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल। कॉइल मतलब इंडक्टर, सही है, कॉइल मतलब इंडक्टर। तो जब भी चेंज इन फ्लक्स होगा, तो जब भी चेंज इन फ्लक्स होगा, फैराडे के लॉ के हिसाब से उस कॉइल के अंदर क्या इंड्यूस हो जाएगा, उस कॉइल के अंदर ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर लगेगा यहाँ पे। Whenever there is a change in magnetic flux, the EMF will be induced in the coil। और वो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स किसकी वजह से है, इसके ही अंदर से फ्लो होने वाले करंट की वजह से। खुद के अंदर फ्लो होने वाला करंट चेंज हो रहा है, उसके वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, और मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ तो फैराडे के हिसाब से और लेंस के हिसाब से ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा इस कॉइल में। उस ईएमएफ को मैं बोलता हूँ ई डैश, उस ईएमएफ को मैं क्या बोल देता हूँ, ई डैश। ये जो है हमारा ई है। ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है, वो इंड्यूस्ड ईएमएफ को हम बोलते हैं बैक ईएमएफ। अभी बैक ईएमएफ किसकी वजह से हमने बोला, तो बैक ईएमएफ हमने बोला लेंस लॉ की वजह से। क्योंकि लेंस लॉ क्या बोलता है, जो ईएमएफ इसमें इंड्यूस होगा, जो करंट इसमें फ्लो होगा, इंडक्शन वाला करंट, वो इंडक्शन वाला ईएमएफ क्या करता है, उसका जो कॉज है, उसको जिसने प्रोड्यूस किया है, उसी कॉज को क्या करता है, अपोज करता है, ठीक है। द क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड बाय इंडक्शन अपोजेस द कॉज। ये था हमारा लेंस लॉ। तो इंडक्शन की वजह से क्या हुआ है, बैक ईएमएफ इंड्यूस हुआ है। ये बैक ईएमएफ क्या करता है, अपने पेरेंट ईएमएफ को क्या करता है, अपोज करता है, सही है। तो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है ई डैश, उसको हम लिखते हैं एल डी आई बाई डी टी। अब ये कहां से आया, तो ये आया आपका सेल्फ इंडक्शन नाम के टॉपिक से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। L is self inductance of the coil, di by dt मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। करंट तो चेंज हो रहा है, वोल्टेज चेंज होगा मतलब करंट चेंज होगा, सही है। अभी हमने किरचॉफ लॉ पढ़ा है इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी में, सही है। वो क्या बोलता है, किसी क्लोज लूप में, यहाँ पे एक ही लूप है, ये लूप है, किसी क्लोज लूप में टोटल सम ऑफ द अलजेब्रिक सम ऑफ टोटल वोल्टेजेस एंड टोटल ईएमएफ इज ऑलवेज जीरो। यहाँ पे टोटल वोल्टेजेस टोटल ईएमएफ कौन है, दो है, एक है ई और दूसरा ई डैश, वो क्या होगा, जीरो होगा। इसका मतलब ई माइनस प्लस ए प्लस है, लेकिन यहाँ पे क्या है, माइनस है, तो ये माइनस हो जाएगा एल डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू जीरो। इसको अगर इधर सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे ई इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी। तो डी आई इधर लिखता हूं मैं, इज इक्वल टू ई के साथ डी टी मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और एल जो है वो एल डिवाइड हो चला जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, ई की वैल्यू डालो, ई जीरो साइन ओमेगा टी अपॉन एल डी, ये है हमारा डी आई। हमको डी आई नहीं चाहिए, हमको चाहिए टोटल करंट। तो टोटल करंट कैसा है, मतलब इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट। इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट कैसे निकलेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा अपने को डी आई को, तब आई मिलेगा। तो इंटीग्रेशन इधर किया तो इधर भी करेंगे, ई जीरो अपॉन एल साइन ओमेगा टी डी। अभी इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करते हो क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल टू, इसको हटा देते हैं, ये रहा ई जीरो अपॉन एल क्या है, कांस्टेंट, क्योंकि ई जीरो क्या है, पीक वैल्यू। पीक वैल्यू क्या होती है, कांस्टेंट होती है। मैक्सिमम कहां तक जा सकता है, वो मैक्सिमम वैल्यू फिक्स होती है। एल जो है हमने लगाया है, इंडक्टेंस भी कॉइल का क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो कांस्टेंट को बाहर ले लेंगे, साइन ओमेगा टी डी टी, सही है। ई जीरो अपॉन एल, बस अभी इंटीग्रेशन मालूम होना चाहिए। साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस ओमेगा टी, और विथ रिस्पेक्ट टू टी है, टी के साथ में लेकिन ओमेगा है, तो ओमेगा को क्या लेते हैं अपन, नीचे लेते हैं। तो इसको ढंग से लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल टू ई जीरो ओमेगा एल, ये ओमेगा पहला लिखा, एल बाद में, माइनस कॉस ओमेगा टी, सही है। नीचे का दिख रहा है आपको, ओके। तो आई इज इक्वल टू ई जीरो अपॉन ओमेगा एल, ये माइनस आगे लेके आता हूं मैं कॉस का, और यहाँ पे लिखता हूं कॉस ओमेगा टी।
इसको और सॉल्व करते हैं। I इज इक्वल टू माइनस E0 अपॉन ओमेगा एल। देखो मैं कॉस को कैसे लिखता हूँ, हमको अलाइड एंगल फॉर्मूले मालूम होने चाहिए। साइन पाई बाई टू माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, तो कॉस थीटा की जगह पे मैं लिखता हूँ साइन 90 माइनस थीटा। तो साइन 90 माइनस थीटा मतलब 90 मतलब पाई बाई टू रेडियन। अभी और एक फॉर्मूला है हमारे पास ये साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। यहाँ पे देखो ये माइनस है और ये साइन थीटा है, तो माइनस साइन थीटा को मैं कैसे लिखूंगा, साइन ऑफ माइनस थीटा। अभी ध्यान देना यहाँ पे थीटा जो है ना वो पूरा इतना है पाई बाई टू माइनस ओमेगा टी, सही है। तो अगर मुझे माइनस थीटा लिखना है तो यहाँ पे मैं माइनस माइनस लगा दूं दोनों साइड पे, तो माइनस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस थीटा विल बी, अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो ये ब्रैकेट के अंदर भी क्या हो जाते हैं उल्टे, तो मैं ऐसा लिख दूं ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। तो ये माइनस ये साइन थीटा, देखो माइनस साइन थीटा है, माइनस साइन थीटा है, तो मुझे उसको कैसे लिखना पड़ेगा, साइन ऑफ माइनस थीटा। माइनस थीटा क्या आता, ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। तो यहाँ पे ये माइनस साइन में हटा दू, E0 अपॉन ओमेगा एल, साइन ये थीटा की जगह पे माइनस थीटा लिखूंगा, माइनस थीटा मतलब ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। हम क्या करते हैं, पुट E0 अपॉन ओमेगा एल इज इक्वल टू I0, कांस्टेंट है ना उसको लिख देते हैं I0। तो I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। फिर I0 क्या है आपकी, I0 होती है पीक वैल्यू, जैसे E0 EMF की पीक वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू होती है, वैसे I0 करंट की पीक वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू होती है। अभी यहाँ पे कंपेयर करो, हमारा E है E0 साइन ओमेगा टी, I है I0 साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। इसका मतलब क्या है, करंट जो है उसके लिए हमको ओमेगा टी से पाई बाई टू पीछे जाना पड़ता है, पाई बाई टू इतना एंगल हमको माइनस करना पड़ता है, किसके लिए, करंट के लिए। अगर हमने ईएमएफ में ओमेगा टी लिखा है तो करंट में हमको ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू करना पड़ता है। इसका मतलब क्या, करंट के लिए पाई बाई टू पीछे जाना पड़ता है, ठीक है। तो इसी का मतलब क्या है, इसका मतलब है यहाँ पे लिखता हूं मैं, करंट लैग्स बिहाइंड, मतलब पीछे रह जाता है, करंट लैग्स बिहाइंड द वोल्टेज बाय 90 डिग्री और पाई बाई टू रेडियन। कब, जब हम सर्किट में क्या लगाते हैं, जब हमारा सर्किट होता है प्योर इंडक्टिव सर्किट। प्योर इंडक्टिव सर्किट है, प्योर इंडक्टिव सर्किट में करंट हमारा पीछे रह जाता है, वोल्टेज हमारा आगे चलता है। इसका मतलब क्या, जब वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू रीच होगी तब करंट उसके मैक्सिमम वैल्यू तक रीच नहीं होगा, करंट उसके पीछे रहेगा, तब करंट जीरो रहेगा। वोल्टेज जब एक पूरी साइकिल आधी साइकिल कंप्लीट कर लेगा तब तक हमारा जो है करंट वो सिर्फ क्वार्टर साइकिल ही पूरा कर पाएगा। करंट जो है हमारा पाई बाई टू रेडियन हमेशा पीछे रहेगा। ये साइकिल होती है, ये साइकिल है, सही है, ये जीरो है, ये पाई बाई टू है, ये पार है। जब हमारा ईएमएफ यहाँ से पाई बाई टू पहुंच जाएगा, ईएमएफ ओमेगा टी मतलब पाई बाई टू होगा, तो पाई बाई टू माइनस पाई बाई टू क्या हो जाएगा, जीरो। तब हमारा करंट कहाँ पे होगा, हमारा करंट यहाँ पे होगा, जीरो वैल्यू पे होगा, सही है। जब हमारा ईएमएफ इतनी आधी साइकिल कंप्लीट कर लेगा, ये पाई बाई टू पीछे, यहाँ से यहाँ पे इतना पाई बाई टू, ये करंट सिर्फ इतना पाई बाई टू, यहाँ तक यहाँ पाएगा, सही है। ऐसा वाला वेवफॉर्म बनेगा जो रेजिस्टेंस के टाइम पे बनता था, सेम दोनों की जीरो वैल्यू भी एक साथ, दोनों की मैक्सिमम वैल्यू भी एक साथ। यहाँ पे वैसा नहीं होगा, यहाँ पे वैसा नहीं होगा। करंट जो है, करंट 90 डिग्री पीछे, मतलब जब हमारा ईएमएफ मैक्सिमम पे तब करंट हमारा होगा जीरो पे, करंट हमारा जीरो पे होगा ऐसा, यहाँ पे, सही है। पीछे से ऐसा आएगा, यहाँ पे जीरो होगा जब ईएमएफ मैक्सिमम होगा। ड्रॉ करेंगे हम इसका वेवफॉर्म, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि ये मैथमेटिकल इंटीग्रेशन आपको समझ में आ गया होगा। क्या करना है, कॉस ओमेगा टी को पहली बार लिखना है साइन पाई बाई टू माइनस थीटा, पाई बाई टू माइनस थीटा है, इस माइनस के लिए इतना करना है, ये थीटा है, पाई बाई टू माइनस ओमेगा टी थीटा है, तो माइनस थीटा कैसे होगा, उल्टा कर देना, ठीक है। तो ये उल्टा करने की वजह से यहाँ का माइनस जो है वो हट जाता है, इस फॉर्मूले की वजह से कि
साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। हमारे पास माइनस साइन थीटा है, माइनस साइन थीटा है, उसको इस टर्म में लिखना है, साइन ऑफ माइनस थीटा। तो साइन ऑफ इसको माइनस थीटा करेंगे तो उल्टा हो जाएगा, बस बाकी कुछ नहीं। तो कंपेयर करने से हमको पता चल जाता है कि करंट है जो 90 डिग्री पीछे है किसके, वोल्टेज के। सही है। तो दोस्तों आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, फिर हम देखेंगे इसका आगे का पार्ट। चलिए, तो दोस्तों अभी हमने देखा जब सर्किट प्योर इंडक्टिव होता है तो ई होता है E0 साइन ओमेगा टी जो हमने अप्लाई किया हुआ वोल्टेज है, और आ होता है I0 साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2, मतलब करंट जो है वो EMF के 90 डिग्री पीछे रहता है। और I0 क्या था, I0 वाज E0 अपॉन ओमेगा एल। सही है, इतनी वैल्यू हमें मालूम होनी चाहिए। अभी हम फेजर से स्टडी करते हैं। ठीक है, ये है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई। E0 जो होगा उसका जो लेंथ होता है वो हमेशा ज्यादा होता है। ठीक है, क्योंकि करंट जो है E0 से हम कुछ डिवाइड करेंगे, E0 को हम कुछ डिवाइड करेंगे तब करंट मिलेगा। तो E0 को डिवाइड करने के बाद वैल्यू कम हो जाती है, तो कम वैल्यू किसकी होती है, करंट की। तो ज्यादा जो होगा ये E0 पीक वैल्यू किसका, EMF का, E0 लिखना। और करंट का जो है हमने रेजिस्टेंस में ऐसा ड्रॉ करा था, दोनों जो थे दोनों एक ही पे थे, दोनों एक ही पे थे, क्योंकि कोई भी आगे नहीं था कोई भी पीछे नहीं था। लेकिन यहाँ पे करंट पीछे है, यहाँ पे करंट पीछे है 90 डिग्री। मान लो इतना EMF जो है कितना एंगल बना रहा, ओमेगा टी, एक्स एक्सिस के साथ में। तो ये एंगल कितना है, ओमेगा टी। ठीक है, एक्यूट एंगल। लेकिन अगर हमको करंट लिखना है तो ओमेगा टी से पाई बाय 2 रेडियन हमको पीछे जाना है। तो पीछे कैसे जाएंगे, यहाँ से इतना आएंगे तो ये 30 60 ऐसा कुछ होगा, 90 पीछे जाना है, मतलब हमको और ऐसा जाना पड़ेगा नीचे की साइड। तो इसका 90 डिग्री एंगल बनेगा इस तरह से। ट्राई करता हूँ मैं, ये जो एंगल है इतना पूरा वो है 90 डिग्री। इस पे क्या ड्रॉ होगा, आपका छोटा सा करंट ड्रॉ होगा, बस ये हो जाएगा आपका R0। ये बताता है हमको कि जो EMF है उससे हमारा करंट जो है वो 90 डिग्री क्या है, पीछे है। तो इस तरह से आप फेजर डायग्राम बता सकते हो। EMF कितना एंगल बना रहा है, ओमेगा टी। करंट कितना बना रहा है, इस ओमेगा टी में से पाई बाय 2 माइनस कर दो, ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। ठीक है, और माइनस करने के लिए कहा जाते हैं हम, माइनस करने के लिए क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज जो एंगल मेजर होता है वो पॉजिटिव होता है, और क्लॉकवाइज जो मेजर होता है वो निगेटिव होता है। तो इस तरह से आप फेजर डायग्राम से रिप्रेजेंट कर सकते हो। करंट लैग्स बिहाइंड द वोल्टेज बाय 90 डिग्री। और कैसे बोल सकते हो कि जो EMF है वो करंट से आगे है, कितना आगे है, 90 डिग्री आगे। आप जो है आपके अपने हिसाब से लिख सकते हो। ठीक है, जब हमारा ये था रेजिस्टेंस वाला सर्किट था, E0 साइन ओमेगा टी था, और I जो था I0 अपॉन R साइन ओमेगा टी था। ठीक है, यहाँ पे लिखता हूं मैं ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। अब इन दोनों को कंपेयर करो, I इक्वल टू, जो काम रेजिस्टिव सर्किट में ये रेजिस्टेंस करता था वही काम इंडक्टिव सर्किट में ये वाली टर्म करती है। E0 दोनों सेम है, सॉरी यहाँ पे E0 चाहिए, E0 दोनों जगह पे सेम है। ये चलो ये फेस का मैटर है, लेकिन ये जो डिनोमिनेटर वाला यहाँ पे रेजिस्टेंस है, यहाँ पे कौन है, ओमेगा है। तो जो काम प्योर रेजिस्टिव सर्किट में हमारा रेजिस्टेंस करता था वही सेम काम करेगा हमारा इंडक्टर कब, प्योर इंडक्टिव सर्किट में। तो ये जो ओमेगा एल है ना, ओमेगा एल इज एनालॉगस। एनालॉगस मतलब सेम काम करता है, सेम तरीके से बिहेव करता है टू आर। जो काम प्योर रेजिस्टिव सर्किट में रेजिस्टेंस करता था वही काम, सेम काम ओमेगा एल करेगा कौन से सर्किट में, प्योर इंडक्टिव सर्किट में। व्हाट इज दैट वर्क, इट इज अपोजिशन टू द करंट। इसको रेजिस्टेंस बोलते हैं, लेकिन इसको अभी बोलेंगे रिएक्टेंस। रिएक्टेंस या और अच्छे से बोलेंगे इसको इंडक्टिव रिएक्टेंस। किसकी वजह से है वो रिएक्टेंस, इंडक्टर की वजह से है, तो हम उसको बोलेंगे इंडक्टिव रिएक्टेंस। सही है, तो इंडक्टिव रिएक्टेंस को अभी डिनोट कैसे करते हैं, XL से। किससे डिनोट करेंगे, XL। X फॉर रिएक्टेंस
और एल किसकी वजह से, इंडक्शन की वजह से, इंडक्टर की वजह से। तो इंडक्टिव रिएक्टेंस जो है उसका फॉर्मूला बनेगा ओमेगा एल। ओमेगा एल मतलब एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है 2 पाई एफ और एल। अब इसको ढंग से ऑब्जर्व करो, अगर इस इंडक्टर को हमने डीसी सप्लाई दे दिया, डीसी को फ्रीक्वेंसी नहीं होती है, ठीक है, डीसी की फ्रीक्वेंसी 0 होती है। अगर डीसी की फ्रीक्वेंसी 0 है, डीसी में फ्रीक्वेंसी 0, तो एक्सएल कितना होगा, एक्सएल भी कितना हो जाएगा 0, क्योंकि फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 0 डालो, सारा मल्टीप्लीकेशन 0। इसका मतलब क्या है, इंडक्टर डज नॉट अपोज या डज नॉट रिएक्ट, इंडक्टर जो है वो कुछ रिएक्ट करता ही नहीं है टू डीसी, मतलब डीसी को वो पास कर देता है आराम से। लेकिन जब एसी की बात आ जाती है, एसी में फ्रीक्वेंसी आ जाती है, जैसे ही हम सब फ्रीक्वेंसी वाला सप्लाई लगा देते हैं, उस फ्रीक्वेंसी वाले सप्लाई को हमारा इंडक्टर अपोज करने लग जाता है। रेजिस्टेंस जब हमने देखा था कल, तो रेजिस्टेंस को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता था, ठीक है, एसी सप्लाई हो डीसी हो, उसको कुछ लेना है नहीं, किसी को मतलब दोनों का अपोज करता है। यहाँ पे जो है, यहाँ पे क्या है, जो हमारा इंडक्टेंस है, इंडक्टेंस डीसी को बिल्कुल अपोज नहीं करता है, डीसी को आराम से पास होने देता है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी 0 होने की वजह से इंडक्टिव रिएक्टेंस उसका 0 हो जाता है। लेकिन जैसे ही फ्रीक्वेंसी वाला अप्लाई करते हैं हम वोल्टेज, फ्रीक्वेंसी की कुछ वैल्यू होती है, इसका कुछ रिएक्टेंस बन जाता है, कुछ रिएक्टेंस क्या करता है, हमारे एसी को अपोज करता है, ठीक है। तो इंडक्टिव रिएक्टेंस का फॉर्मूला ध्यान में रखो, न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए हमको इससे मदद होने वाली है, सही है। इसके बाद में हम क्या बोल सकते हैं, इसके बाद में हम वेवफॉर्म निकाल सकते हैं। वेवफॉर्म यहाँ पे निकालते हैं, सही है। मान लो ये है हमारा ईएम, ऐसा जा रहा है, ये 0, ये पाई बाय 2, ये पाई, ये 3 पाई बाय 2, ये 2 पाई, 2 पाई में वापस पाई बाय 2 ऐड कर दो, 2 पाई में पाई बाय 2 ऐड करा तो कितना होगा, 2 पाई प्लस पाई बाय 2 4 पाई 5 पाई बाय 2, सही है। यहाँ ये है हमारा ईएम, ये है उसकी पीक वैल्यू प्लस E0, ठीक है, ये है माइनस E0। अभी जो करंट होगा वो तो कम होगा मालूम है, लेकिन करंट जो है हमारा पाई बाय 2 पीछे है। इसका मतलब क्या है, जब हमारा ईएमएफ 0 था, हमारा करंट कहीं पे निगेटिव होगा, ये हमारा करंट का मैं लिखता हूँ पीक वैल्यू माइनस I0, और यहाँ पे होगा कहीं पे प्लस I0। जब हमारा ईएमएफ मैक्सिमम पे पहुंच जाएगा पाई बाय 2 पे, तब हमारा जो करंट है वो करंट हमारा पीछे होगा, मतलब तब हमारा करंट 0 होगा, तब हमारा करंट क्या होगा 0। तो करंट जब हमारा ईएमएफ 0 था, करंट उसके पीछे, मतलब करंट हमारा नेगेटिव, सॉरी यहाँ पे नहीं करना चाहिए था, यहाँ पे। जब हमारा ईएमएफ मैक्सिमम पे पहुंच जाएगा, तब करंट कहाँ तक पहुंच पाया, करंट 0 तक पहुंच पाया, ठीक है। जब हमारा ये जो ईएमएफ है मैक्सिमम से नीचे आ जाएगा, पाई तक आ जाएगा, तब हमारा करंट भाई थोड़ा सा ऊपर जाएगा, डायग्राम मेरा थोड़ा ये ऊपर जाएगा, सही है। जब ये पाई आ गया, पाई तक कौन पहुंच गया हमारा, ये करंट भी पहुंच गया और ईएमएफ भी। बाद में हम क्या करेंगे, इसको ऐसा करेंगे, जब 0 से उठ के हमारा ईएमएफ आगे निकल जाएगा, 0 से उठ के ईएमएफ आगे निकल जाएगा, तब हमारा करंट कहाँ पे पहुंच रहा है 0 पे, मतलब करंट जो है वो हमेशा हमारा 90 डिग्री पीछे ही रहेगा। अब यहाँ पे देखो, निगेटिव मैक्सिमम से 0 हो गया हमारा ईएमएफ, तब हमारा करंट कहाँ तक जा रहा है, तब हमारा करंट निगेटिव तक जा रहा है, सही है। इस तरह से वापस यहां से क्या बोलते हैं इसको, 0 से पॉजिटिव मैक्सिमम तक पहुंच गया, तब हमारा कहाँ पहुंच रहा है करंट 0 तक। करंट को 90 डिग्री पीछे करते जाओ, करंट को क्या करते जाओ 90 डिग्री पीछे। अगर ये वेवफॉर्म आपको ड्रॉ करने के लिए आया, तो क्या करना, जहां से आपने ईएमएफ का वेवफॉर्म ड्रॉ करना स्टार्ट किया है, उसके 90 डिग्री आगे चले जाओ, और उसके 90 डिग्री आगे जाके यहां से आपका सेम वेवफॉर्म बना दो करंट के लिए, बस आपकी सारी दिक्कत जो हो जाएगी वो कम हो जाएगी, ठीक है। क्या बोला मैंने, ईएमएफ का जो ड्रॉ कराया आपने वेवफॉर्म 0 से
आप क्या करो, करंट का वेवफॉर्म ड्रॉ करने के लिए π/2 आगे निकल लो, π/2 आगे निकल लो, वहां से जैसा शेप आपने ईएमएफ के लिए ड्रॉ करा था वैसा ही ड्रॉ करना, सही है। तो और बाकी पीछे फिर आपको ये मुड़ ही जाएगा, सही है। तो इस तरह से अपन वेवफॉर्म ड्रॉ कर सकते हैं, सही। तो अभी आज हमने देखा कि इंडक्टर पे जब हम एसी वोल्टेज लगा देते हैं तो क्या होता है, करंट और वोल्टेज के बीच में फेज डिफरेंस आ जाता है। एक नई टर्म पड़ी जिसका नाम है इंडक्टिव रिएक्टेंस। वेवफॉर्म हमने देखा, फेज डिफरेंस हमने देखा, फेजर डायग्राम हमने स्टडी कर ली। बस आज के लेक्चर में फिर इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।